ओके। हाँ, तो जेईई मेंस आपका आने वाला है 24 आवर्स पहले की बात, 24 घंटे पहले की बात। जब ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है 24 घंटे ना बचे हों, और हो सकता है 24 घंटे से पहले हो। आज मैं इसको डाल रहा हूँ आपके लिए। हाँ, क्यों डाल रहा हूँ? चलिए, कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर कोई ट्रिक टेक्निक बताइए, आखिरकार लास्ट मोमेंट में क्या करें, आखिरकार लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हो जाए कि हमारा बहुत अच्छा पेपर हो जाए। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस, बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स दे रहा हूं। पहली बात, अब से जो कुछ दिन बचे हैं आखिरकार हम क्या करें क्या ना करें। तो ध्यान रखिएगा, दिन नहीं रहे हैं, इन दिनों को आप आवर्स में चेंज कर लीजिएगा। आपका थर्ड को एग्जाम है, सपोज करिए आपका थर्ड को एग्जाम है, ठीक है, और आपके पास में 24 आवर्स बचे हुए हैं। आपके पास 24 आवर्स बचे हुए हैं। आखिरकार इन 24 आवर्स को कैसे मैनेज करें? आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी। तो इन 24 आवर्स को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, इन्हें तो हमें हर तरीके से यूज़ करना है। इन 24 आवर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी 7 से 8 घंटे की एक स्लीपिंग जरूर रखिए। मतलब आपकी जो स्लीप होनी चाहिए, जो नींद होनी चाहिए, दैट विल बी 7 to 8 आवर। वो 7 से 8 घंटे की आपकी नींद जरूर होनी चाहिए। तो सर उसके लिए क्या करूं? आप जैसा भी पढ़ रहे थे, आप में से कुछ बच्चों की पढ़ने की स्टाइल क्या थी? रात के 2 बजे तक पढ़ना, 3 बजे तक पढ़ना, नहीं 4 बजे तक पढ़ना बंद कर दीजिए। इन कमिंग 2 डेज में, टुडे इज व्हाट, 31st, कल फर्स्ट एंड देन सेकंड, 2 दिनों की मैं बात करता हूं। तो आज 31st को आप 10 बजे सोइए, 6 बजे उठिए या 5 बजे उठिए, लेकिन 10 बजे सोइए। सर सोने के लिए हम क्या करें, नींद नहीं आ रही? हाँ, ऐसा होगा, ऐसे चांसेस है कि नींद ना आए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करना है आपको कि आप क्या करेंगे, अपना 8-9 बजे खाना खाया, आराम से क्या करा, एक राउंड लगा करके आए, थोड़ा सा थके, और उस घूमते समय, उस राउंड लगाते समय थोड़ा सा थकने के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ आपको अजीब सी लगेगी, थोड़ा सा आप घूमते रहे, चीज़ों को मेमोराइज करते रहे। कैसे मेमोराइज करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मेमोरी को भी स्ट्रांग कर दूँ। कुछ ऐसी बातें जो 2 दिन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसके बाद घूम करके आए, घूमने के बाद में आप आ करके थोड़े से थक गए, तो आप ईजी वे में सो सकते हैं, नींद आएगी, सो जाएंगे। रात में सर आँख खुल गई तो, नींद उचक गई तो, टेंशन हो गई तो, तब क्या करें? जितनी भी हमने पढ़ाई करी होती है उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या होता है? लास्ट के ये 2 दिन। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे इन सब मंत्र के उड़ाने से आपका, ये सब बातों को बताने से आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और ना मैं ये कहता हूँ कि मेरी बातों को आप 100% मान के चलिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन होने या ना होने में मैं अपनी बातों का, इनका योगदान नहीं मान के चल रहा हूँ। नहीं तो कल को आप ये कहेंगे सर आपने ऐसा ऐसा बताया था और हमारा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोष जल्दी दिया जाता है, जनरली दोष जल्दी दिया जाता है। लेकिन अगर मेरी कुछ बातें आपको समझ में आती हैं या आपको अच्छी लगती हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। रात को 10 बजे आप सोने की कोशिश करिए, थक करके कैसे भी। किताब को ऐसे लेकर के, क्यों, नींद आने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बिस्तर पर लेटिए, किताब को पढ़ने लगिए, नींद आ जाएगी। हाँ, ठीक है, प्रॉपर वे में सोइए, आपका रूम हवादार हो, अच्छे से हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपको अजीब सी बात लगेगी, मेडिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अपने साथ एक्सपीरियंस है। आप जो 2 दिन ये बचे हैं, इसमें जो प्यास है, पानी जो पीते हैं, रात को जो लिक्विड पीते हैं, उसे 7-8 बजे तक पीजिए। खाना 7 बजे खा लिया, अजीब सी बात बता रहा हूँ, 7 बजे खाना खा लिया, 7:30-8 बजे तक पानी उनी पी लिया, ठीक है, आप अपना फ्रेश रहे, तो उससे क्या होगा कि रात को आपको वॉशरूम जाने के लिए जो आँख खुलती है, सर कड़ी अजीब सी बात होती है, एज ए ITN आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़। आपकी क्या है, रात को नींद उचटने के जो कारण हैं उन सबको बंद कर दीजिए, क्योंकि रात में अगर आंख खुली तो जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? पेपर याद आएगा, कैसे जाऊंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, ये सारी बातें करेंगी। तो क्यों ना हम इसको कल फर्स्ट जो है से ही स्टार्ट कर देते हैं। वेरी फर्स्ट डे मॉर्निंग में 9 बजे आप उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आज 31st है, आज रात 10 बजे आप सो जाइए, सुबह आप 5 या 6 बजे उठिएगा, ठीक है, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे की आपकी नींद पूरी हुई, ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना प्रॉपर चैनल चलाइएगा। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट है आपकी, ठीक है, उसमें आप 9 o'clock मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर के 12:30 तक, ध्यान रखिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ, 9 o'clock से लेकर 12:30 तक आप
पढ़िए, आप कुछ भी करिए, किस पे, बिस्तर पे नहीं, टेबल और चेयर लगा करके, बिल्कुल वही कपड़े पहन करके जिस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है उस तरह से बैठे, कर रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में उठिए मत। फिर देखिए क्या आप 3 घंटे अच्छे से बैठ पा रहे हैं, आप बैठ पाएंगे। नेक्स्ट डे तब भी ऐसी प्रैक्टिस करिए। दोनों दिन आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, पहले दिन, दूसरे दिन। तीसरे दिन जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 3 घंटे किस तरह से बैठ गए, 3 आवर्स आपके कैसे बीत गए। पहली बात। दूसरी बात, जब ये आपका 1 अप्रैल जो हमारे पास है, 1 अप्रैल में फिर आप 2 बजे के करीब आप खाना खाइए, लंच वगैरह अपना लीजिए, या जो भी आपको लगता है 2 बजे 1 बजे जो भी आपको बेटर लगता है लंच लीजिए। फिर उसके बाद में आप 15 मिनट से लेकर के 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम हाफ एन आवर बिस्तर पर लेट जाइए, सब कुछ भूल के पंखा सा चलाइए, ऐसे राजा की तरह बिल्कुल सो जाइए, ऐसे गहरी से सांस लेते हुए। पूरा बिस्तर दोपहर में अपने लिए बुक कर लीजिए, किसी और को मत सोने दीजिए, आराम से रिलैक्स होकर के। सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। 15 मिनट भी हो सकते हैं या हाफ एन आवर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको ज़्यादा मत बढ़ाइए। उसको मैं क्यों मना कर रहा हूँ मैं भी बताता हूँ। फिर उसके बाद में आप फिर उठिए, फिर उठने के बाद में आप अपनी जो भी स्टडी करना चाहते हैं उसे करना शुरू करिए। फिर इवनिंग में आप 6 या 7 बजे एक छोटा सा 10 मिनट का फिर से ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूम के आइए, आकर के बिस्तर पर फिर लेट जाइए और रिलैक्स मूड में रहिए। ऐसा करिए, एनर्जी स्टोर होने लगेगी। 7:30 बजे 7:30, बिलीव मी 7:30 या 8 के आसपास में आप खाना खा लीजिए, डिनर ले लीजिए। कितने बजे? 8 बजे। सर आप तो डाइटिशियन बन रहे हो क्या? यार मान लो डाइटिशियन नहीं बन रहा हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, मैंने भी तो फेस किया ना चीज़ों को, तभी तो उतार और अच्छी रैंक निकालने के लिए। आप 8 बजे के करीब डिनर ले लीजिए। आपको जो पानी पीना, जितना थोड़ा बहुत पानी पी करके आप क्या करेंगे, 10 या 11 बजे तक जब भी आपको सोना है तब तक आप फ्रेश होइए, वॉशरूम से जाकर के फ्रेश होइए, तो यूरिनल जो आपका होगा वो रिलैक्स आप हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आप 10 या 11 बजे जब भी सोएंगे तो रात में आपको जो उठने की आदत होती है जनरली बच्चों को, ज़्यादा पानी पी लेंगे, ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो क्या होगा, रात में उठ जाएंगे, और रात में उठ जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, नींद आना मुश्किल पड़ जाएगा। फिर मॉर्निंग में आपका क्या होगा, फ्रेशनेस नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा टूटा टूटा सा, नींद पूरी नहीं हुई है। सर दिन में हम सो लें तो, मैंने दिन में इसीलिए तो आपकी नींद कम की है। अगर आप दिन में सो गए तो रात को नींद नहीं आएगी। एक रेस्ट माइंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन से पहले, रिलैक्स होना। अब इन 2 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बॉडी को ट्यून कर सकते हैं। जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, अब तो केवल हम रिकॉलिंग करेंगे, रिवीजन भी नहीं हो सकते, केवल रिकॉलिंग की अभी मेथड सिखाऊंगा कि आखिरकार 24 आवर्स में हम चीज़ों को कैसे रिवाइज करते हैं। सच्ची अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रात को आपका क्या रहेगा, आप डिस्टर्बेंस के चांसेस आपके कम रहेंगे। सपोज किसी वजह से आपकी आँख खुल गई, अच्छा आपको ना क्या करना, बिस्तर सही से रखना है उस दिन, पंखाओं का सही से चलाना, हवादार रखना, ठीक है। मच्छर ना लगे, रात को मच्छर लग रहे पता चला आँखें खुल गई, ठीक है, तो ऑल आउट या जो भी, मैं एडवर्टीज नहीं कर रहा है लोएट का, वो ला करके लगा लिया। एक दिन के लिए ले आओ, 60 रुपए की आती है, 70 रुपए की आती है, रिलैक्स होइए आराम से, बल के एकदम मस्ती से नींद पूरी करिए। रात में आँख खुल गई, टेंशन होने लगी तो क्या करें? अजीब सी बात है कि सर रात में आँख खुल गई और टेंशन होने लगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। एक ही चीज़ कहिएगा ब्रेन को, क्या 100% तो लाने ही नहीं है, ब्रेन को कहना 100% तो लाने ही नहीं है, और 50% से ऊपर की मेरी प्रिपरेशन है, क्योंकि 60 से 70% पे बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। और अंडर 100 जितने बच्चे होते हैं सब टॉपर माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड, फिफ्थ और 10th जितने भी बच्चे होते हैं सभी टॉपर माने जाते हैं। तो रिलैक्स होकर के अपने ब्रेन को कहिए कूल डाउन। क्या है, यस 100% तो कोई भी नहीं कर पाएगा, और 50% से ऊपर मैं कर ले जाऊंगा, कूल माइंड। और 50% से नीचे की अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो भी रिलैक्स रहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना जजमेंट सबसे अच्छा जानते हैं।
आप अपना जजमेंट सबसे अच्छा जानते हैं। ब्रेन को मोटिवेट करिए, कूल रहे यार, कल का राजा मैं ही हूं, सबसे अच्छा मैं करूंगा, जितना भी पेपर मैं अटेम्प्ट करूंगा 50-60% सबसे अच्छा होगा। उस समय को ध्यान करिए जब आप फटाफट 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 क्वेश्चन सही कर देते थे, और आपके क्वेश्चन जो गलत होते थे जरूरी नहीं वो एग्जाम में आए। जिन क्वेश्चन से आप डरे हुए हैं जरूरी नहीं वो एग्जामिनेशन में आए, तो इसलिए उनसे डर क्यों रहे हो? जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते थे तो उनसे डर क्यों रहे हो? नहीं डरना चाहिए आपको, हो सकता वो नहीं आए, प्रोबेबिलिटी है। और अगर उनमें से एक कोई आ भी गया जो आपने नहीं कर रखा है, 100 में से अगर एक ऐसा आ भी गया, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं 60 और 70 पे बहुत अच्छी रैंक आने जा रही है, जाने दीजिए। ब्रेन को ऐसा मोटिवेट करिए। बस फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करिए, फिर नींद आ जाएगी। अलार्म घड़ी को फिट कर लीजिए, मुझे 6 बजे उठना है। आंख खुलती है 4 बज रहे हैं, टेंशन होती है मेरी आंख सुबह खुल पाएगी नहीं खुल पाएगी, और घर में किसी ना किसी को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि वो आपको 6 बजे 6:30 या 7 बजे उठा दे। आराम से मॉर्निंग में उठिए, एक डांस करिए जो मैंने आपसे कहा, एंग्जाइटी को दूर करिए, फिर अपना रूटीन वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो है 2-3 दिन के लिए आपको जो चीज़ों को फॉलोअप करना है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा ठंडा गर्म खट्टी चीज़ें, इनको 2-3 दिन अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इनसे गला खराब होने के चांसेस है। मौसम भी फीवरिश चल रहा, फीवर आने के चांसेस है, तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंडीशन को बताया कि खाना आप जल्दी खा लीजिए, पानी जल्दी पी लीजिए, जिससे कि आप आखिरकार हमारे पास में इंपॉर्टेंट नाम का शब्द क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो 2 डेज वाली बात आती है, तो 2 डेज नहीं है आपके पास में आवर्स है। मैं हमेशा आवर्स में ही आपको चीज़ें ब्रेक करने की बात करा करता हूँ। आप है ना आवर्स में चीज़ों को ब्रेक करिए। आप कैसे आवर्स में ब्रेक करिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में सपोज करिए 24 आवर्स है, में से 10 आवर्स मैंने निकाल दिए और मेरे पास बचे 14 आवर्स। ओके, 10 आवर्स किस किस चीज़ के? सोने के, कुछ खाने पीने के, नहाने धोने के, सब चीज़ से। हाँ, सुबह उठ करके एक काम और करिएगा, ठंडा सा पानी चला के थोड़ी देर खड़े रहिए इसमें, आँख बंद करके रिलैक्स मोड में, बहुत अच्छा लगेगा। आधी आपकी ना टेंशन दूर हो जाएगी। थोड़ी देर पानी को डलने दीजिए, बस ऐसे ही, फिर इसके बाद वर्क करिए, बड़ा अच्छा लगेगा सच्ची। 14 आवर्स आपके पास है, मान लीजिए। अब 14 आवर्स को भी बांटा जा सकता है। अभी तक आप डेज बांटते थे, अब आवर्स को बांटना शुरू करते हैं। क्या? 4 आवर फॉर केमिस्ट्री, 4 आवर फॉर फिजिक्स एंड 4 आवर फॉर मैथ्स। कुछ भी हो सकता है, इनमें से किसी को भी हम कर सकते हैं। 2 आवर हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर हम बताएंगे हम क्या करवाना चाहते हैं आपसे। 2 आवर्स में मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 आवर केमिस्ट्री, आप में से कई बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूं कि मैथ्स को 6 आवर दे देते हैं, 8 आवर्स दे देते हैं। देखिए, मैथ्स को अगर 14 के 14 आवर्स भी दे देंगे ना, मैथ्स को अगर आप 14 के 14 आवर्स भी दे देंगे तो भी आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप इस समय आवर्स उसको दीजिए जो आपको स्कोर ज्यादा करा देगा, कम समय में जिसको आप जल्दी रिवाइज कर लेंगे, और कम समय में आप सबसे ज्यादा रिवाइज कर लेंगे केमिस्ट्री को। इट्स नॉट कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये इसलिए क्योंकि ये जो आपका केमिस्ट्री है ये जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका। फिजिक्स बहुत जल्दी से, मैथ्स में रिवाइज नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होती है आपको, तो प्रैक्टिस के लिए अब इतना समय नहीं है। अब इस 4 आवर्स में हमें क्या करना है केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके होने चाहिए। कैसे? सारे रिएजेंट्स देख लीजिए, उनका वर्क जो होता है, जैसे गिग्नार्ट रिएजेंट है, नीम रिएक्शंस है, डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, इस तरह की सारी चीज़ों को, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिए। डिटेल हम चैप्टर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में एल्डिहाइड कीटोन। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को जब आप देख लेंगे तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, मतलब सारी मैक्सिमम ऑर्गेनिक यहीं पे हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक को यहीं पर आप रिवाइज कर लेंगे तो कितना समय लगेगा? हमारे पास में मैक्सिमम 1 आवर में ये चीजें हो जाएंगी सरसरी निगाह से। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं उसमें से हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड KMnO4 को, K2Cr2 को, क्योंकि उनके पैसेज बनने के चांसेस होते हैं, K2Cr2 KMnO4, इस तरह की सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, D एंड F, और एक आपका होता है P ब्लॉक,
और पी ब्लॉक में भी स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो आपकी होती है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली, इसकी हम बात कर रहे होते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं छोड़ना आपको, कोऑर्डिनेशन ध्यान रखेंगे, किसको? कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारे पास में क्या है, इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक है। टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ के जाना है, लेकिन इनको प्रायोरिटी रखनी और सबके अंदर भी निगाह निकाल करके चले जाने हैं। गैसेस की प्रॉपर्टी के NO2 आपका ब्राउन कलर होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, N2O4 आपका डायमैग्नेटिक होता है, कलरलेस हुआ करता है, ऐसे करके चीजें। नाउ कमिंग टू द फिजिकल, हम फिजिकल पर जब आते हैं तो फिजिकल में मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं कि मेरे पास में 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक इक्विलिब्रियम, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, एक सॉलिड डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाना, सॉलिड स्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाया करता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में टॉपिक होता है जिसे हमेशा याद रखना है और जिसके क्वेश्चंस जेईई में आपके जनरली आया करते हैं, जानते हैं वो कौन सा है? यस, इलेक्ट्रो। आप कहेंगे हाँ इलेक्ट्रो हमारे पास में, और थर्मो, ये हमारे पास में, मतलब करने सभी हैं लेकिन इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख करके चलिए। एटॉमिक, इक्विलिब्रियम, सॉलिड, इलेक्ट्रो और थर्मो, इसको करके चले। कितनी देर तक लगेगी सर इसके अंदर? 1 आवर। अब आप कहेंगे सर 1 आवर में कैसे हो जाएगा? 1 आवर का मतलब ये होता है केमिकल बॉन्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना नहीं है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, सरसरी निगाह से उन्हें देखते जाना है कि बॉन्ड ऑर्डर की मेथड क्या थी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या था, डाइपोल मोमेंट में परसेंटेज यानी करेक्टर हम लोग किस तरह से निकाल रहे होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, इस तरह से हमें आगे बढ़ना। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे कि आयनेशन एनर्जी का क्या होता है, हर आर्टिकल को 1 से 2 मिनट देना है, चीजें हो जाएंगी। सर हम इसमें D&F में KMnO4 की स्पेशल प्रॉपर्टी, या हमारे पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी कि Cr2 7 से CrO4 कब होता है और ये वापस कब होता है, तो इसके लिए pH का क्या इफेक्ट होता है, pH की चेंज किस तरह से निकालते हैं, वो भी आप देखते हुए चलेंगे और हो जाएगी, दैट विल बी पॉसिबल। तो 4 आवर्स आपने जो इसको डिवीजन में दे दिया केमिस्ट्री को, और आराम से डिवीजन हो जाएंगे। यहाँ पर 4 नहीं 5 दे दीजिए आप, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, एडजस्टमेंट हो सकती है। आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को आप कर रहे हैं, सेकंड को भी कर रहे हैं, तो यू आर हैविंग 24 आवर्स यार। आपके पास तो एक दिन में अगर 14 घंटे तो दूसरे दिन में भी 14 घंटे निकालिए, 28 आवर्स हो जाएगा। फिजिक्स को भी आपको इसी तरह करना, मैथ्स को भी इसी तरह से करना है। कैसे करना है? रजिस्टर को लीजिए, चीजों को सरसरी निगाह से देख लीजिए, बंद कर लीजिए, फिर सरसरी निगाह से कर लीजिए, बंद कर लीजिए। आप पूरा चैप्टर भी अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने मेमोरी ट्रिक अपनी बता रखी है पहले भी, क्या चैप्टर को एक निगाह से देखिए, बंद कर लीजिए, फिर सोचना शुरू कर दीजिए। सपोज करिए मैं इस समय पे नाइट्रोजन फैमिली को सोच रहा हूं, एक निगाह से देखिए फिर बंद कर लीजिए, अगले 3 मिनट में उस मेमोरी को इंक्रीज करना। पहला क्या बन सकता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड कोई और नहीं बनाता। अपने आप से बोलते जाइए, लोग पागल सोचे कोई बात नहीं, पागल नहीं आप। P4 में सिंगल बॉन्ड होते हैं, टूट जाते हैं, आयनिक करेक्टर सॉरी sp3 हाइब्रिडेशन हुआ करता है, ठीक है, PCl5 में Cl ऊपर वाले टूट जाया करते हैं। ऐसे करके जो भी दिमाग में पॉइंटर्स हैं उनको लगा दीजिए, Cl ऊपर वाले टूट जाएंगे, ऐसे PCl3 बन जाएगा। इक्विलिब्रियम में हुआ करता है, सॉलिड स्टेट में आपका PCl6- और PCl4+ हुआ करता है। ऐसे करके ब्रेन को जितनी देर आप पलटने में लगाएंगे उससे तेज आपका ब्रेन वर्क कर रहा होगा, आपका ब्रेन वर्क कर रहा होगा। चैप्टर को देखिए, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ा हुआ है और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भैया तुम्हारा भगवान मालिक है, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ तो कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे, अलट पलट के केवल उन पेपरों को पलटिए, बंद कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक पढ़ने लगता हूं, इनमें से रिजेंट्स के रजिस्टर को लिए, रिजेंट एक निकाल के बंद करिए, फिर अपने पेन से लिखिए। सबसे पहले किसको, सपोज करिए मैं रिजेंट्स में करना चाहता हूं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, तो मुझे पता है ब्रोमिनेशन टर्शरी को 99% करता है, क्लोरिनेशन परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जो मैंने पढ़ा हुआ है, ये जो आपने पढ़ा हुआ है, मैं नहीं कह रहा आप में से सभी मेरे स्टूडेंट हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है वहां से आप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आगे आप पलटिए, मान लीजिए आप डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान हो चाहिए H2SO4 170 डिग्री पे होता है, L2O3 350 पे हुआ करता है, सबसे अच्छा आपका KHSO4 हुआ करता है। डिहाइड्रेशन अगर आपको बताया एलाइल अल्कोहल या अल्कोहल्स या ग्लिसरॉल होते हैं तो उनमें क्या बना करते हैं, ऐसे करके। नेक्स्ट पे चले जाइए ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट पे चले जाइए NBS, नेक्स्ट पे चले जाइए SOCl2, नेक्स्ट पे चले जाइए PCl। इस तरह से हमारे पास में चीजें चलती हैं। तो ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट को और ऐसे करके हम अपने बातों को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हुआ हमारा चैप्टर के रिविजन्स को करने की मेथड। आपको केवल चीजों को देखना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चीजों को देखना है, लिख करके पेन उठा करके हम चीजों को थोड़ा बहुत उलट पुलट कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है,
आपको बीच में चैप्टर का नाम लिखना है। सपोज करिए आपने लिखा सॉलिड स्टेट, जो जो बातें इसके पहले आप चैप्टर को एक बार एक निगाह से देख लीजिए, 2 मिनट में फट 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 बंद कर दीजिए। अब आपके दिमाग में रिकॉलिंग वैल्यू को लाइए। सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होना है, z होना है हमारे पास में, एटॉमिक वेट अपॉन n नॉट अपॉन a क्यूब होना है, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 होगा सिंपल क्यूबिक के लिए, 2 होगा FCC के, इस तरह से। फिर उसके बाद में हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे दिमाग में आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए क्या होता है, 6:6 होता है, 8:8 होता है, 12:10 होता है, इस तरह से हमारे पास में आ गया। फिर उसके बाद में हम आपने मान लीजिए डिफेक्ट्स की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स की, ठीक है। शॉर्ट के डिफेक्ट हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, इस तरह की सारी चीज़ों को हम देखने लगते हैं। उनके बारे में लिखिएगा, किस में डेंसिटी कम होती है, किस में नहीं होती, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए मेरे दिमाग में एमॉर्फस की बात आई, एमॉर्फस एंड सपोज करिए क्रिस्टल की मैं बात करता हूं, उसको रिकॉल कर लीजिए। चैप्टर को बीच में लिखिए, रिकॉलिंग ला रही है, चैप्टर को बीच में लिखिए। लेकिन रिकॉलिंग ऐसे नहीं, चैप्टर आपने लिख लिया और फिर रिकॉलिंग ला रहे, नो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर को अपने आप एक बार एक निगाह में देखना है, फिर बीच में उस चैप्टर को लिखना है, फिर चारों तरफ उसको डेवलप करना है। ऐसे करके चीजों को सॉल्व करना है, ऐसे करके चीजों को सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो ये हुआ रिवीजन की मेथड आने वाले 2 दिनों में। अब हम एग्जाम में क्या करें, किन क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम 3 अप्रैल एग्जामिनेशन हॉल। तो एक चीज है, घर से ही स्टार्ट होंगी सारी बातें, सारे शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन, पंडितों से भी मिलना शुरू कर दिया होगा। कौन सा पैर पहले निकालूं, कौन सा हाथ से पहले लिखूं। पंडित जी तो खुद इंजीनियर है ना, IITian है, तो इसलिए आपको सबसे पहले बता देंगे, है ना। पंडित जी IITian है, इसलिए आपको सबसे पहले बता देंगे। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, डोंट टेक इट, मैं आप जो करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन हम भी एजुकेशन पंडित हैं तो कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब उठ करके जाएंगे तो बी कॉन्फिडेंट है। ये मान के चलें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 100% नहीं करना है, तो आप थोड़े से खुश रहेंगे। जहाँ एंग्जाइटी ये बनेगी कि मुझे 100% करना, आपका गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। पिछले रिकॉर्ड्स ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो रहा। ऐसे दोस्त बहुत कहते हैं इस बार इजी पेपर आएगा, 100% करना पड़ेगा। ऐसा हुआ ही नहीं, कभी इजी आया तो भी 90% ज़्यादा मेरिट चली जाएगी, 70% से ऊपर चली जाएगी। आपको 100% नहीं करना, पहला तो ये सोच करके जाएं। दूसरी बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो समय से पहले जाएं। ऐसा नहीं घर से लेट निकल के रजिस्टर पढ़ते हुए जा रहे, ऐसे पढ़ते नहीं, वो सब पहले ही खत्म कर लीजिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जाइए। मैंने ये भी कर रखा, ये भी कर रखा, मेरे 4 टॉपिक छूट गए, कोई बात नहीं। टॉपिक सभी पढ़ के जाने, छोड़ना कोई नहीं है। चाहे उनको फटाफट निगाह से देख लें। जैसे पॉलीमर्स हैं, केवल पॉलीमर्स के नाम ही याद रख लें कि किस तरह का पॉलीमर क्या होता है, किसी टेबल को याद रख लें। NCERT की टेबल्स को फटाफट देख लें, ये सारी चीज़ें। तो आप वहाँ पर पहुँच गए एग्जामिनेशन हॉल में, फिर अपनी टेबल को देख लें, बस उसके बाद किसी को ना देखें। गड़बड़ वहीं शुरू होती है। आपकी टेबल है, आप बैठे, इधर वाले को देखोगे, अरे बाप रे, इधर वाले को देखोगे, बड़े बाप रे, ये भी पढ़ाकू लग रहा है, ये पढ़ाकू लग रहा है। क्यों, ये निगाहें उन्हें देख रही हैं, आपको नहीं देख रही। तो जाकर के वहाँ पर आसपास में वॉशरूम हो तो शीशे में देखा हो ना अपने आपको, कैसा लग रहा हो, हीरो जैसा। एक तो बढ़िया से कपड़े पहन के जाने उस दिन, हीरो स्टाइल में, बिल्कुल ऐसे डांसिंग वासिंग करके, जेल वेल लगा करके। ये भी बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया नहीं, सबसे बढ़िया मैं लग रहा हूँ। एक चीज़ सबसे पहले। दूसरी बात, जो वहाँ पर बैठ जाएं, बैठने के बाद घोड़े का चश्मा लगा लेना चाहिए। घोड़े का चश्मा जानते हो, घोड़ा देखा ना, ऐसे करके उसका होता, ना इधर ना दिखता ना इधर। क्योंकि ये चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है कि जब भी आप घोड़े का चश्मा और कानों को फिट करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आने वाले 2 या 3 दिन, आज 31 है, अपने नियर डियर दोस्तों को, फ्रेंड्स को समझ रहे होंगे, ठीक है। सीधे सीधे कह देना कि भाई मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कट ऑफ कर लो 1-2 दिन, सारी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते हो आप इन 2 दिन में। तीसरी बात,
अगर कोई रिलेटिव फोन करता है और बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि कभी कभी रिलेटिव भी बड़े तगड़े दुश्मन होते हैं, वो भी सोचते हैं लास्ट मोमेंट में खून पिए तुम्हारा, कैसी पढ़ाई चल रही है, ना बिंदास बढ़िया। अरे कहने में क्या जा रहा है, बहुत बढ़िया चल रही है, रैंक कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी, कहने में क्या जा रहा है, और हो जाए, हो भी आप में से ही फर्स्ट आएगी, आप में से टॉप आएंगे। क्योंकि जहां आपने ये कहा नहीं अंकल मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, नहीं फूफा जी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, मैं ताऊ जी पढ़ाई नहीं चल रही, या कुछ भी चीज़ है, अगर वो आपके बहुत क्लोज हैं, आपकी उनसे खूब अच्छी ट्यूनिंग है, तो कोई बात नहीं, वो समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है तो अपनी ऐसी सलाहें आपको दे डालेंगे कि आप अगले दिन पेपर ही नहीं दे पाओगे। चलो बेटा कोई बात नहीं, भगवान भरोसे इस बार ऐसी दे लो, ऐसे कर लो, नहीं सही अच्छी चल रही है, रिजल्ट देखा जाएगा, शायद बहुत अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। तो हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल की। तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं तो ऐसे करके बैठ जाना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बैठ जाने का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, हंसप्रीत नाम था, आई थिंक हंसप्रीत नाम था, इट वॉज 2004 का थी। अगर वो मेरी वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा मेरी बात को। तो आईआईटी का वो स्किनिंग और मेंस उन दिनों शायद हुआ करता था, तो स्किनिंग का एग्जाम वो देने अंदर गया। बहुत अच्छा बच्चा था, मैथ्स उसकी बहुत अच्छी थी, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, लेकिन वो मैथ्स उसकी बहुत अच्छी थी। तो उसने क्या काम करना शुरू करा, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूँ। जब वो अपना पहला क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया मैथ्स का, क्योंकि मैं अभी ये भी बताऊंगा कि पहले मैथ्स करनी चाहिए या फिजिक्स करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करा, तो उसके साथ में क्या हुआ कि पहला क्वेश्चन जैसे उसने किया, उससे नहीं हुआ मैथ्स का, दूसरा क्या नहीं हुआ, तीसरा क्या नहीं हुआ, मैथ्स का सबसे अच्छा स्टूडेंट उस शहर का शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं कर पाया, 4 क्वेश्चन नहीं कर पाया। उसको बड़ा अजीब सा लगने लगा। पड़ोस वाले को देखा, अरे पड़ोस वाले को देखा वो सॉल्व कर रहा है, पड़ोस वाले देखो वो सॉल्व कर रहा है, उसको बड़ा अजीब सा लगा। उसने पूछा उससे कैसा है, बोले इट्स सिंपल, मतलब पेपर, बोले इट्स इजी। अरे कहने लगा इट्स इजी, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से एक भी नहीं ऑस है, बिलीव मी ये हकीकत है, इट्स इजी, इट्स इजी कह रहा था वो। अब उसकी हालत खराब हो रही। जैसे 10 से 11 क्वेश्चन उससे नहीं हुए तो उसने क्या करा, आत्मघाती अटैक करना शुरू कर दिया। अगले क्वेश्चन में बस उसने कि जैसे भी मुझे आंसर निकालना, क्योंकि पड़ोस वाला तो आंसर निकालना, मुझे भी निकालना है। चश्मा उतार दिया था ना घोड़े वाला, मैं कह रहा था ना घोड़े वाला पहन के रहो, उतार दिया था। उसने भी करने शुरू कर दिए, उसने भी करने शुरू कर दिए, उसने भी करने शुरू कर दिए। बाहर निकल करके आया बड़ा मायूस सा, परेशान सा। जितने बच्चे बाहर निकल गए सब मायूस से, मैक्सिमम। कौन से वाले बच्चे, जो पढ़ने में अच्छे थे। हमने पूछा बेटा क्या बात हुई, कैसे हो, ऐसे क्यों मायूस से हो रहे हो। बोले सर बड़ा टफ पेपर था, बड़ा टफ पेपर था। अब हंसप्रीत को लगा अरे इसका तो टफ पेपर था, सब कहने लगे टफ पेपर, टफ पेपर, टफ पेपर। कह रहे यार मेरे पड़ोस वाला तो इट्स इजी कर रहा था, क्या बात थी। तो मेरे से कहने लगा सर टफ पेपर तो नहीं था, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले तो बड़ा आराम से कर रहे थे। मैंने कहा कौन था अड़ोस पड़ोस वाला भाई, देख सकता, बुला सकता है। उसने देखा तो वो जा रहा था, उसने मुझसे बुला लिया, बोले इधर आओ इधर आओ। आ गया। आने के बाद में हंसप्रीत ने उससे पूछा कि भाई पेपर कैसा हुआ। बढ़िया। बोले तू बबल फटाफट फटाफट भरे जा रहा था। अब मैं तो घबराया जा रहा था, मैं कर भी नहीं पा रहा था। तो जानते उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, और उसके बाद हंसप्रीत ने अपनी खोपड़ी में ऐसे करके मारा। अब मैं बताता हूं क्या जवाब दिया। वो बच्चा बोला कि लास्ट 3-4 साल से मेरे पिताजी मुझे जबरदस्ती भेज देते हैं। आई एम ए BSc स्टूडेंट, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना इस पर एक नक्शा, एक मैप ड्रॉ कर लूं। तो मैं तो केवल क्या कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ये कोशिश कर रहा था कि मैप अच्छा कैसे बनेगा। तो मैं तो बबल फिल कर रहा था, कैसे इसे भर दिया, इसे भर दिया, इसे भर दिया। तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैप बन क्या रहा है। तो बोले तू तो इट्स इजी कह रहा था। तो बोले मैं यही तो कह रहा था, बबल भरना क्या है, इट्स इजी। उसने अपनी खोपड़ी में बराबर डाला। समझे क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि दूसरे के भरोसे तुम एग्जामिनेशन देने गए हो क्या? अपने नोट्सों को देखिए, अपने रजिस्टर को देखिए, अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। अगर उसकी फर्स्ट रैंक भी आती है पड़ोस वाले की, तो भी आपकी रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और अगर उसकी लास्ट रैंक आती है तो भी आपकी रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपका तो अपना खुद का
अपना कैलिबर है यार, इसलिए ऐसे करके देख के काम करिए। एक चीज। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में 10 से 15 मिनट बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में क्या करना, जितने भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उनको पीछे फिल कर लीजिए। आंसर शीट पे जाइए, फटाफट 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 फिल कर लीजिए। सर उसका एडवांटेज क्या, उसका बहुत जबरदस्त एडवांटेज है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ करता है, इन जनरल बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं कि लास्ट में बबल फिल करते हैं। लास्ट में जब आप बबल फिल करते हो तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि आप इधर से देख रहे हो, इधर बबल फिल कर रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर बबल फिल कर रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर बबल फिल कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इधर जो आपके पास में क्वेश्चंस थे, इधर जो आपके पास में क्वेश्चन था फर्स्ट और आपने बबल भर दिया यहां पर सेकंड, या इधर जो क्वेश्चन फिफ्थ था यहां बबल भर दिया सिक्स, और ऐसा ही भरते चले गए। ऐसा भी कई स्टूडेंट्स के साथ हमारे हुआ है और सारा सत्यानाश हो जाता है फिर। इसलिए 10 से 5 मिनट बाद, 10 से 15 क्वेश्चन होने के बाद या 5 से 6 क्वेश्चन होने के बाद आप बबल जरूर फिल कर लें। लास्ट के लिए ना छोड़ें, लास्ट के लिए छोड़ें तो एक बार राउंड अप, ये चीज का ध्यान रखें। अपने रेशियो देखना, अपनी चीजों को देखना। अब बात आती है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। क्वेश्चन उठता है, पहले मैथ्स करें, फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें। तो देखिए मैं तो इसमें एक चीज कहूंगा, आप किसी को भी कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें हो सकता है वो टफ हो, मैथ्स से स्टार्ट करें वो हो सकता है टफ हो, फिजिक्स से स्टार्ट करें हो सकता है वो टफ हो। तो इन जनरल जो ट्रेंड होता है, बच्चे केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स पे आते हैं। ठीक है, ये चलता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि पहला आपको 1 आवर, पहला 1 आवर आपको पूरे राउंड के लिए चाहिए। मतलब फर्स्ट 1 आवर में आप पूरे पेपर में एक बार फटाफट फटाफट निकल जाइए। एक बार में जो राउंड लगा करके आप क्वेश्चन पेपर में निकल के आएंगे तो उस समय जो आंसर्स आप लगाएंगे वो आपके आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे, कि फटाक से सॉल्व कर रहे हो, फटाक से, चाहे मैथ्स है, फिजिक्स है, कोई भी आपके सामने 1 आवर। लेकिन इसको डिसाइड करिए, अपनी घड़ी सामने रख करके 1 आवर का डिसीजन करना कि 1 आवर में मुझे निकलना है इससे, चाहे मेरे 10 क्वेश्चन होते हैं चाहे मुझे 20 होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको अंदाज लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का है, द टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करना तो उस पर एस लिख करके आ जाइए, कोई टफ लगा तो उस पर टफ लिख दिया, तो फिर सेकंड टाइम वाले को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। सेकंड राउंड में सेकंड टाइम वाले को, तो आपको पेपर के बारे में अंदाज लग जाएगा कि पेपर इजी है या टफ है। फिर सेकंड टाइम वाले को करिए, एस 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 लिख दीजिए, और थर्ड टाइम वाले को टी करके या टफ वाले को टी करके करिए। राउंड बाई पेपर आपको करना है, रिमेंबर, फिर कह रहा हूं राउंड बाई पेपर करना है, यही आपको सबसे बड़ा मंत्र है। एक राउंड पूरा निकल जाइए। फिर लास्ट जब आपका बचता है और नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती कहीं पर, तो हम तुक्के लगा सकते हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के बहुत सोच समझ करके लगाने होते हैं आपको। तो इस तरह से अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के चलते हैं, इस तरह से अगर हम चीजों को तैयार करके चलते हैं, तो हमारे रिजल्ट हमेशा बेटर आते हैं। खाने पीने का ध्यान, 2 दिन कैसे रहना है, कैसे सोना है। चौथी चीज, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करके बैठना है। कोई पूछता कैसी तैयारी, बहुत अच्छी है, ऐसे बोलिए, क्या आ जाता है, अच्छी करिए आपने अपनी तरफ से, 50% से ज्यादा तो करिए तो अच्छी ही है। जो टॉपिक छूट गया टेंशन मत लीजिए, मैक्सिमम टॉपिकों को करके चले जाइएगा। ये एग्जामिनेशन को क्रैक करने के रूल है। घोड़े वाला चश्मा, अपनी चीजों करना। पेपर टफ है या इजी है, इसकी एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में आप भी क्या हैं, यस, एक टीचर हैं। आपको एनालिसिस अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब टफ है, तो आत्मघाती मत बनिए, जबरदस्ती क्वेश्चंस को अडेप्ट मत करिए। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बशर्ते आप इनमें से कुछ बातों को माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज को मान के चलें, अपने आप को बूस्ट करें कि मुझे अच्छा करना है और मैं अच्छा करूंगा, ये मान करके तो जरूर चलिएगा। तो आपके एग्जामिनेशन में मेरे इन पॉइंट्स से कुछ सहयोग हो पाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाता तो भी मैंने कोई नुकसान तो आपका नहीं करा।
एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं तो ये मत मानिए ऐसे अकेले आप ही हैं, ऐसे बहुत बच्चे होंगे। पेपर डेफिनेटली सबके लिए टफ होगा, क्योंकि आप उसे ईजी तो बना नहीं सकते। उस समय ईजी तो बना नहीं सकते, नहीं हो रहा तो नहीं हो पा रहा है, ईजी नहीं बना सकते। इसलिए निगेटिविटी की तरफ मत जाइएगा, कूल माइंड, रिलैक्स माइंड, और लास्ट तक पेपर जाइए। कभी कभी लास्ट में इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है साहब, तो मेरी तरफ से आपको एग्जामिनेशंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मस्ती से खाइए पिए पढ़िए और बढ़िया से एग्जाम दे करके जाइए। बहुत बहुत